नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र की क्लास में आप सभी कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट माता सरस्वती को याद करते हैं। इसी सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 11वां हम लोगों का जो चालू है आर्थिक विचार, उसके अंतर्गत आर्थिक विचारों के अंतर्गत इकोनॉमिक थॉट्स नाम का जो लेसन है उसमें हमने आर्थिक विचार की परिभाषा देखी थी कि आर्थिक प्रवृत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत होने वाले विचार अर्थात आर्थिक विचार, कौन कौन से विद्वानों ने आर्थिक विचार दिए, उसमें कौन कौन से विचारों का समावेश होता है। और उसके बाद एक विद्वान का हमने परिचय लिया था जिसका नाम था चाणक्य, और चाणक्य के बारे में हमने सारी जानकारी लेने का प्रयत्न किया था। अब चाणक्य के द्वारा दिए गए अलग अलग जो आर्थिक विचार है उन आर्थिक विचारों के अंतर्गत पहला आर्थिक विचार है जनपद। जनपद का दूसरा मतलब होता है राज्य, अर्थात चाणक्य ने राज्य की स्थापना करते समय कौन कौन से विचार दिए उनके बारे में देखने का प्रयत्न करते हैं। उसमें पहला मुद्दा, राज्य की स्थापना के समय राजा को प्रजा और राज्य के विकास के हेतु अनुकूल ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करवाना चाहिए। मतलब पहला मुद्दा, एक अच्छे जनपद की स्थापना के लिए राजा को प्रजा और राज्य के विकास हेतु ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, राज्य में खेती और उद्योगों के विकास हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। मतलब दो मुद्दे, एक अनुकूल ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए और दूसरा राज्य के उद्योग और खेती के विकास के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। तीसरा मुद्दा, कौन कौन सी सुविधाओं का निर्माण शर्तों के खनन, कारखाना, वन, पशुशाला, आयात निर्यात, सड़कें, बाजार की रचना करनी चाहिए। वापस, खनन, कारखाना, वन, पशुशाला, आयात निर्यात, सड़कें और बाजार की रचना करनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, खेती के लिए जलाशय और देवालय तथा धर्मशाला का भी निर्माण करना चाहिए, तो राजा को उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब खेती के विकास के लिए जलाशय का निर्माण, देवालयों का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण करने में राजा को मदद करनी चाहिए। और चौथा मुद्दा, राज्य के जो विद्वान या बुद्धिशाली लोग हैं, आचार्य, पुरोहित, क्षत्रिय, उन लोगों को कर मुक्ति देनी चाहिए और कोई असहाय किसान हो तो उनकी भी मदद करनी चाहिए। मतलब अच्छे राज्य के लिए ये 4 प्रकार के कदम किसी भी राजा को उठाने चाहिए। उसी क्रम में दूसरा जो विचार दिया चाणक्य ने वो राजकोष। राजकोष का मतलब होता है खजाना। तो राजकोष की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? तो पहला वाक्य प्रयोग कि कौटिल्य ने राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए उपाय और साधन बताए, उसमें राजकोष का महत्वपूर्ण स्थान है। एक मुद्दा। दूसरा, राज्य का संगठन, उनकी समृद्धि, उनकी स्थिरता और उनका संचालन किस पर निर्भर है? राजकोष पर निर्भर है। मतलब पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग, दूसरा निर्भरता,
कि राज्य का संगठन, समृद्धि, स्थिरता और संचालन राजकोष पर निर्भर रहता है। इसलिए सबसे पहले राजकोष को ध्यान में रखकर प्रत्येक परिस्थिति में अपना राजकोष बढ़ाने का प्रयत्न करना, क्योंकि अगर पैसा ही राज्य के पास नहीं होगा तो राज्य की व्यवस्था आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि राजा को सबसे पहले राजकोष की वृद्धि के तमाम प्रयत्न करने चाहिए। 2 मुद्दे हुए। तीसरा, राजकोष की वृद्धि के आय के स्रोत कितने स्रोत है? तो के 7 स्रोत है। राजकोष की वृद्धि के चाणक्य ने 7 स्रोत बताए। 1 नगर, 2 ग्राम, 3 सिंचाई, 4 खान, 5 जंगल, 6 पशुपालन और 7 वाणिज्य या तो व्यापार। वापस एक बार 7 स्रोत: नगर, ग्राम, सिंचाई, खान, जंगल, पशुपालन और वाणिज्य या तो व्यापार। आगे 5वां मुद्दा, उन्होंने भारपूर्वक बताया, उन्होंने मतलब किसने? कौटिल्य ने, कि राजा को वर्ष में एक ही बार कर लेना चाहिए और कर वसूल करने के लिए प्रजा के ऊपर जोर जबरदस्ती किए बिना ही राजकोष बढ़ाते रहना चाहिए। और परिस्थिति आगे का कि यदि राज्य में अकाल हो, अतिवृष्टि हो या कोई भी प्राकृतिक आपत्ति आवे तो ऐसे समय में कर वसूल करने में सख्ती बरतनी नहीं चाहिए। अर्थात कौटिल्य ने राजकोष की वृद्धि हेतु सार्वजनिक संपत्ति, कीमती भेंट, इनाम, दंड, व्यापार वृद्धि, विपुल मात्रा में धान्य उत्पादन जैसे उपाय, मतलब आप राजकोष की वृद्धि के लिए सार्वजनिक संपत्ति, कीमती भेंट, इनाम, दंड, व्यापार वृद्धि, विपुल मात्रा में धान्य फसलों का उत्पादन वगैरह की नीति को अपना सकते हो। राजकोष अधिकांश वस्तु स्वरूप में ही मिलता है, इसलिए उसके संग्रह के लिए गोदामों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कौटिल्य ने कौन सी वस्तु पर और किसके पास में किस प्रमाण में राजा को कर लेना चाहिए उसकी भी स्पष्टता की। जैसे कि सर उदाहरण दो तो अनाज की फसल के लिए किसानों के पास से जो उत्पादन का चौथा हिस्सा लेना चाहिए, वन्य कपास, ऊन, रेशम, लाख और दवाओं के आधा हिस्सा लेना चाहिए, वगैरह 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 अलग अलग प्रकार की उसने राजकोषीय नीति बताने का प्रयत्न किया। और 2 मुद्दे के अंतर्गत उसने एक जनपद और दूसरा राजकोष, ये विचारों के आपको 2-2, 3-3 अंकों के मुद्दे इसके बारे में आपको तैयार करने हैं। बाकी के भी 2 मुद्दे हैं, कर और भूमि कर, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो के अंतर्गत। आप लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।